जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर कोस्ट अकाउंटिंग बीकॉम फिफ्थ सेम। तो आ जाइए। देखो, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है पहले हम देख लेते हैं। नाम: कोस्ट एलिमेंट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। लागत के तत्व, अवधारणाएं और उनका वर्गीकरण। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कोस्ट के अंदर। ये तीनों इस चैप्टर में कवर होंगी। एग्जाम वेटेज देख लेते हैं इसकी। एग्जाम में कितने नंबर का आता है? पहले क्वेश्चन का ही एक पार्ट आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है। और हो सकता है कि भाई जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट चैप्टर की बजाय सेकंड से आ जाए। ठीक है। तो हमने पहले भी देखा है, फर्स्ट चैप्टर प्लस सेकंड चैप्टर, ये दोनों की वेटेज होती है कितने नंबर की सर? 19 से 23 नंबर की। ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कोस्ट एलिमेंट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। यहां पे हमें क्या देखनी है सर? तीन चीजें देखनी है। पहला, लागत के तत्व, और दूसरे नंबर पे लागत की अवधारणाएं, और तीसरे नंबर पे लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो आ जाओ, देरी ना करते हुए हम सेकंड चैप्टर को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम एक पहली चीज को देखते हैं सर, एलिमेंट ऑफ कोस्ट। कोस्ट के तत्व। कोस्ट के ना 3 तत्व होते हैं। क्या क्या सर बताइए? किसी भी प्रोडक्ट को हम जब बनाते हैं ना, उस पे मेनली 3 चीजें लगती हैं। मुख्य रूप से 3 चीजें लगती हैं, उन्हीं को कोस्ट के तत्व कहते हैं। पहला, सामग्री, मटेरियल। दूसरे नंबर पे सर लेबर। तीसरे नंबर पे एक्सपेंस। ये पेन बनाने के लिए प्लास्टिक लगी जी, वो हो गई वो हो गया मटेरियल। फिर लेबर लगी इसे बनाने के लिए, वो हो गई लेबर। और फिर क्या हुआ? कुछ एक्सपेंसेस लगे, तो ये पेन बन के तैयार हो गया। इसलिए कोस्ट के एलिमेंट कितने होते हैं? 3। ठीक है। अब चलते हैं भाई, हम एक एक करके एलिमेंट को देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर? मटेरियल। इसे हिंदी में कहते हैं सामग्री। सामग्री। अब देखो, एक होते हैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लागत लेखांकन मानक। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, और फर्स्ट में बताया गया है ये सामग्री लागत किसी उत्पाद के उत्पादन या सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयुक्त किसी भी प्रकार की सामग्री की लागत है। हमने यही तो अभी पढ़ा सर। मटेरियल कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के पर्पज से अगर कोई भी सामग्री हम प्रयोग में लाते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? उसे मटेरियल कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ भाई, ये 2 तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। सामग्री जो हम यूज करेंगे वो कितने तरीके की हो सकती है सर? 2 तरीके की हो सकती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ये पेन बनाने के लिए हमने प्लास्टिक को यूज किया, वो क्या है? इसमें दिखाई दे रहा है ना, जो चीज दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई जा रही है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल। और जो डायरेक्टली हम नहीं देख पाते उसे क्या कहते हैं सर? उसे अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री लागत को हम समझते हैं, और अप्रत्यक्ष सामग्री लागत को अभी समझते हैं। ठीक है। आ जाओ, यहां लिखते हैं सर सामग्री लागत, मटेरियल कॉस्ट। अब ये कितने तरीके की हो सकती है सर? 2 तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है डायरेक्ट, एक हो सकती है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके की हो सकती है। देखो, जो प्रत्यक्ष रूप से उस प्रोडक्ट का अंग बनती हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से अंग ना बनती हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। देखो, अगर हमें क्या बनाना है सर, हमें बनाना है फर्नीचर, तो उसके लिए क्या लगती है, लकड़ी। तो ये लकड़ी क्या हमें दिखाई दे रही है ना। हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से होता है ना, क्योंकि उसी से तो घर बनता है। ठीक है सर, ये तो एग्जांपल हो गए। अब इनडायरेक्ट के देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष के। मशीनें चलती हैं कैसे सर? मशीनों को चलाने के लिए हमें पेट्रोल डीजल, ईंधन लिख लो, ईंधन की आवश्यकता होती है। जी सर। अब ये ईंधन की जो आवश्यकता है, ग्रीस की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कि भाई लगा तो वो भी खर्चा है, पर वो हमें इसमें दिखाई नहीं देता। इसमें कहाँ ग्रीस दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। पर इसमें प्लास्टिक तो दिखाई देता है ना, तो प्लास्टिक डायरेक्ट हो गया, और जो दिखाई नहीं देता वो हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, अब आओ एक चीज और यहाँ पे देख लो। डायरेक्ट को हमेशा पता क्या करते हैं सर? डायरेक्ट को एलोकेट करते हैं, इंग्लिश में होता है एलोकेट। इसे हिंदी में लिखते हैं आवंटन। ये बात लिख लेना, हालांकि आगे चैप्टर भी है। और इनडायरेक्ट को क्या करते हैं सर? इनडायरेक्ट को करते हैं अभिभाजन। इनडायरेक्ट का हमेशा अभिभाजन होता है, अपोर्शनमेंट। डायरेक्ट को सर एलोकेट क्यों करते हो? क्योंकि वो हमें पता है कि भाई ये ईंटें इस घर के लिए लगी हैं, ये लकड़ी से ये फर्नीचर बना है, इसलिए हम उन्हें डायरेक्ट कहते हैं। पर इनडायरेक्ट में हमें ये नहीं पता होता कि किन किन प्रोडक्टों के लिए हमें ग्रीस की कितनी आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए इसे सब में बांट देते हैं। ये प्राय छोटी मोटी चीजें होती हैं। ऐसा हो तो होता नहीं कि भाई सामान बनाया 5 रुपए का और बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, इनडायरेक्ट कम होती है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई जो प्रत्यक्ष रूप से किसी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पे प्रत्यक्ष रूप से आवंटित की जा सके वो प्रत्यक्ष होती है। एग्जाम्पल के लिए वही ले सकते हैं, कार। इसके अंदर क्या क्या था सर? ये था यहाँ पे सर्विस, ये था रिपेयर, ये था वॉशिंग, और ये था बेचना। कार को बेचने वाला डिपार्टमेंट, कार की सर्विस करने वाला डिपार्टमेंट, कार को रिपेयर करने वाला डिपार्टमेंट, और कार को धोने वाला डिपार्टमेंट। इन सब में ना मटेरियल यूज हुआ होगा। जो सर्विस करने में मटेरियल यूज हुआ उसे क्या मानेंगे सर? डायरेक्ट मटेरियल। ये जो इनमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लगा उसे डायरेक्ट, और जो सब में बटा उसे इनडायरेक्ट। ठीक है, अब चलो भाई, इनडायरेक्ट हमने पढ़ लिया है, डायरेक्ट हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं लेबर की तरफ। लेबर क्या होती है? किसी भी काम को करवाने के लिए लोगों को किया गया भुगतान उनके श्रम के बदले। अब आ जाओ, श्रम लागत से आशय कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले किए जाने वाले भुगतान से है। लेबर क्या होती है सर? एक इंसान है, मान लो कर्मचारी है हमारा, एम्प्लॉय। इसने कुछ काम किया और इस काम के बदले उसे क्या दिया हमने? रुपए। ये जो रुपए दिए हैं ना, इसी को कहते हैं लेबर। ठीक है, अब लेबर भी दो तरीके की हो सकती है, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है जी,
इसे भी देखो, प्रत्यक्ष श्रम। प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष श्रम उन कर्मचारियों की मजदूरी की लागत है जिन्हें लागत केंद्र या लागत इकाई से स्पष्ट रूप से संबंधित किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। जैसे कि फर्नीचर इस बढ़ई ने बनाया, इस कारपेंटर ने फर्नीचर को बनाया, कपड़ा इन्होंने बुना है। ठीक है, जो स्वयं अपने हाथों से काम करते हैं उनकी लेबर कॉस्ट को हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है भाई जिसे एक विशिष्ट कॉस्ट सेंटर पर अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, वह श्रम जिसे किसी विशिष्ट लागत केंद्र पर प्रत्यक्ष रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता, इसे काट देना, यहाँ से प्रत्यक्ष कर देना, उसे अप्रत्यक्ष श्रम लागत कहते हैं। अब ठीक है, किसी भी व्यक्ति जो किसी उत्पादन कार्य में स्वयं अपने हाथों से काम नहीं करता परंतु प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे एक मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वो क्या करते हैं सर? चीजों को मैनेज करते हैं, वो खुद मटेरियल नहीं बनाते, पर उनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए उसको प्रत्यक्ष श्रम लागत कहते हैं। फिर चलते हैं हम एक्सपेंसेस की तरफ। ऐसे ही एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करते हैं सर? हमेशा हम आवंटन करते हैं। इनडायरेक्ट का क्या करते हैं? हमेशा अभिभाजन करते हैं। इंग्लिश में अगर इनको देखें तो आवंटन का मतलब एलोकेशन और अभिभाजन का मतलब अपोर्शनमेंट। ये दोनों का चैप्टर है आगे, चिंता मत करो। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं सर? जो उसी काम के लिए किए गए हो, सामग्री और श्रम। देखो, लेबर और मटेरियल कॉस्ट तो हमने ऊपर देख ली, उसके अलावा कोई भी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट के अलावा कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली किसी एक काम के को करने के लिए कही गई है उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। अथवा जो एक्सपेंस किसी सामग्री, व्यय और श्रम के अतिरिक्त लागत केंद्र या इकाई के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए गए हैं। ठीक है सर। उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम रॉयल्टी, किसी बुक को बनाने के लिए रॉयल्टी पे करना। ठीक है जी। एक विशेष मशीन को चलाने की लागत, एक स्पेशल मशीन लेके आए थे हम किस चीज के लिए? किसी एक काम के लिए, किसी एक काम के लिए एक स्पेशल मशीन लेके आए थे, उस मशीन की कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। डिजाइन, डिजाइन किस चीज का बनता है? हर एक चीज का, तो उस डिजाइन की कॉस्ट हमें पता है ना, ये डिजाइन जिस भी चीज का है उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट मानेंगे। फिर आगे चलते हैं भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे एक्सपेंस होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आवंटित नहीं किए जा सकते। ठीक है जी। जैसे कि भाई पूरी फैक्ट्री का रेंट, इस फैक्ट्री में 10 प्रोडक्ट बनते हैं, अब इस फैक्ट्री के रेंट को 10 प्रोडक्टों में बांटा जाएगा। ठीक है जी। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए खर्चे लगे हैं। और भाई सेल एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऐसा तो होता नहीं कि एक यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारी यूनिटें जाती हैं हमारे यहाँ से। फिर आते हैं हम अंतर की तरफ, जरूरी है 4 नंबर का आ सकता है भाई, देख लो, सोना मत, सोना मत, 4 नंबर का आएगा। देखें, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों में अंतर।
आपको पता है प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष। उत्पादन से संबंधित देखो जो डायरेक्ट होते हैं ना, वो तो डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि भाई इस पेन में क्या लगी है, प्लास्टिक। मूल लागत से संबंधित सर पार्ट बनते हैं। प्लास्टिक इस प्रोडक्ट का क्या है, एक मेन पार्ट है, प्लास्टिक के बिना तो कुछ भी नहीं। उत्पादन निर्णय, निर्णय लेने का विचार किया जा सकता है। प्लास्टिक अगर महंगी हो तो हम क्या कर सकते हैं कि सर प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या आता है सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रत्यक्ष व्यय तीन ही तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकती है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये जो लिख रखा है ना, ये सिर्फ डायरेक्ट चीज का लिख रखा है, डायरेक्ट कॉस्ट का। अब आते हैं भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या सीधा संबंध नहीं होता, इन्हें क्या करते हैं सर, इन्हें अभिभाजित करते हैं हमेशा, और डायरेक्ट को क्या करते हैं, आवंटित। ठीक है जी, एलोकेट और अपोर्शनमेंट। डायरेक्ट एक्सपेंस पहले लगते हैं, फिर लगते हैं सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पता है क्या, बहुत कम रुपए के होते हैं। बहुत कम रुपए का मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट के मुकाबले इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होती है हमेशा। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलते हैं भाई ओवरहेड की तरफ। ओवरहेड क्या होता है सर, ऊपरी व्यय। आप ये चैप्टर भी अपना, और ये चैप्टर भी छोटा नहीं है, 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है, पक्का 100%। ओवरहेड आगे चैप्टर भी आएगा, पर अभी हमें क्या लेना है, ओवरव्यू, क्योंकि दूसरे चैप्टर में ओवरहेड के बारे में बताया गया है। एक बार सर ये बता दो अब तक क्या करवा दिया आपने। देखो मैंने करवाए एलिमेंट। एलिमेंट में तीन चीजें आई हैं, डायरेक्ट, वो तीन चीजें आई क्या क्या, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ये क्या क्या थे, डायरेक्ट भी थे और ये थे इनडायरेक्ट भी। तो सर डायरेक्ट तो हो गए जी, इनडायरेक्ट भी हमने पढ़ लिए। अब अगर इन तीनों को इकट्ठे कर देंगे ना इनडायरेक्ट को, तो ये बन जाएंगे ओवरहेड। ठीक है, देखो अब अप्रत्यक्ष लागतें, वो प्रत्यक्ष रूप से किसी लागत केंद्र या लागत इकाई पर आवंटित या चार्ज नहीं की जा सकती, उन्हें ऊपरी व्यय में शामिल कर लिया जाता है। ऊपरी व्यय मतलब ऊपर के लगे हुए खर्चे। ठीक है, अब आओ दोबारा से एक चीज को देख लेते हैं भाई। यहाँ आओ, यहाँ आइए। कॉस्ट के एलिमेंट यानी कि तत्व तीन थे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। जो तीनों इनडायरेक्ट हैं इन्हें कहते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं सर, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ।
देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिलाकर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा मिलेगा इनडायरेक्ट है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा मिलेगा डायरेक्ट है। ठीक है जी, तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है, ओवरहेड बन जाता है। अब हम है ना एनालिसिस कर लेते हैं पूरी कॉस्ट का, करें। देखो, लागत के तत्वों में हमने तीन चीजों को देखा सर। एक तो देखा है हमने मटेरियल, ठीक है जी। एक फिर देखा हमने लेबर, ठीक है जी। एक देखा है एक्सपेंस, ठीक है जी। अब तीनों डायरेक्ट थे जी, डायरेक्ट, डायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तीनों इनडायरेक्ट भी थे। इनडायरेक्ट को इकट्ठा करेंगे, इनडायरेक्ट, 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 इनको जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएंगे, ओवरहेड। ओवरहेड को हमेशा क्या करते हैं सर, ओवरहेड को हमेशा अभिभाजित करते हैं। ओवरहेड हो गए। ओवरहेड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकते हैं। हाँ, तीन तरीके के ओवरहेड होते हैं। कितने तरीके के, तीन तरीके के ओवरहेड। फैक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है जी। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है जी। सर ये आपने तीन तरीके के ओवरहेड बता तो दिए, हमें समझा तो दो। देखो, जो इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट लेबर लगी है, इनडायरेक्ट मटेरियल लगा है, लेबर लगी है, या एक्सपेंस लगा है, किस चीज में सर, प्रोडक्शन में, उसे कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। जो इनडायरेक्ट खर्चे लगे हो, किस चीज में, इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी हो ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हें कहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और जो सेल के टाइम पे और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या लगे हो सर, इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, उन्हें क्या कहेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस में भी तीनों चीजें हो सकती हैं। मटेरियल ऑफिस में स्टेशनरी यूज होती है जी, और फिर आ गया भाई लेबर, अकाउंटेंट की सैलरी जी, एक्सपेंस ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो, जो पढ़ा हम इसको समअप करें, जोड़ दें सारे को। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो, डायरेक्ट मटेरियल लग गया सर, किसी प्रोडक्ट, इस पेन को बनाने का डायरेक्ट मटेरियल लग गया भाई 30 रुपए। डायरेक्ट लेबर लग गई, ठीक है जी, 20 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंस लगे हैं 15 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर, 65 रुपए। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत इसकी 65 रुपए आ गई। अब इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा सर, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ये कितना सर, 25 रुपए। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हो गई, 90 रुपए फैक्ट्री कॉस्ट हो गई सर। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड को जोड़ देंगे, 20 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया सर, 110। अगर इस पेन को बनाते हैं तो बनाने में 110 रुपए खर्चा आता है। फिर से इसको बेचने जाएंगे तो मार्केट में बेचने के खर्चे लगते हैं। हमारी फैक्ट्री से जहां पे बेचेंगे वहां तक का जाने का भी तो खर्चा लगेगा। ये मान लो आ गया 25 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 135 रुपए आ गई सर। अब इस 135 रुपए में हम अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे। हमने प्रॉफिट जोड़ दिया 25 रुपए।
तो 160 रुपये क्या आ गया सर इसका सेल प्राइस आ गया। किस चीज का? इस पेन का। ये है ना, ये याद करना है हमें। कॉस्ट शीट आगे चैप्टर है पूरा। सर जो भी पॉइंट आ रहा है आप ये कह रहे हो आगे चैप्टर है, चैप्टर है। हाँ आगे चैप्टर सच में है। चलें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ोगे मूल लागत आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। उसमें फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ देंगे, फिर आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ देंगे, फिर आ जाएगा प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन की कॉस्ट आने के बाद क्या करेंगे सर? देखो काम है, पहले ये 3 करने पड़ेंगे, फिर इसकी जरूरत होगी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। अब ये प्रोडक्शन बन गया हमारे पास, फिर इसको बेचने की जरूरत होगी। अब बेचने के लिए हम प्रॉफिट भी कमाएंगे और ये सेल प्राइस, इतने में हम बेच देंगे। चलो भाई चलो आगे चलते हैं। वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो कॉस्ट की है ना नेचर हो सकती है सर, नेचर के बेसिस पे या उसके गुण के बेसिस पे, और सर और भाई उसके रिलेशन के बेसिस पे। हम जब इसको ग्रुप्स बनाते हैं ना इसके, उसे कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है जी। वर्गीकरण करते क्यों है? एक जैसी समानता रखने वाली वस्तुओं को के तत्वों को लागत के तत्वों को हम इकट्ठा करके देख लेते हैं। अब देखो लागत का वर्गीकरण, ये क्वेश्चन है ना पूरे 15 नंबर का आ सकता है, चांसेस भी हैं इसके आने के। और 15 का ये नहीं आया तो इसमें से 4 नंबर का कोई एक आ जाएगा। ठीक है, देखो नेचर ऑफ एक्सपेंस के बेसिस पे हम देख सकते हैं। ठीक है जी। रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर देख सकते हैं। ठीक है जी। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या होता है सर? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में एग्जाम्पल के साथ समझा था। कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं? कोई भी ऐसी प्रोसेस, प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, प्रोसेस डिपार्टमेंट, या बताओ सर, या फंक्शन कोई भी जिसके लिए पूरी कॉस्ट को हम इकट्ठा करके देखते हैं। जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी 10 कार बनाती हैं तो हर एक कार की अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करती है, तो उस कंपनी के लिए वो 10 की 10 कारें कॉस्ट सेंटर बन जाएंगी। ठीक है, लागत केंद्र। आओ फंक्शन के बेसिस पे सर, एक्टिविटीज के बेसिस पे, कॉस्ट की व्यवहार के बेसिस पे, बिहेवियर की फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे कि डिसीजन लेने के टाइम पे कौन सी कॉस्ट ज़रूरी होती हैं और कौन सी कॉस्ट ज़रूरी नहीं होती। फिर आ गया सर प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से। फिर आ गया टाइम पीरियड के हिसाब से कि भाई भूतकाल की कॉस्ट, भूतकाल की लागतें और भविष्य काल की लागतें। आ जाओ एक एक करके देखते हैं इसको। व्यय की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंस। ये एग्जाम में आता है मान, और आता क्या सर 4 नंबर में तो ये आता है। व्यय की प्रकृति के आधार पर व्यय का वर्गीकरण कीजिए। लिखाएंगे सर क्या क्या? मटेरियल होती है, लेबर होती है और एक्सपेंस होते हैं। पढ़ लिया ना हमने ये तो, मटेरियल लेबर एक्सपेंस जी। इसके बाद चलते हैं भाई लागत केंद्र के संबंध में अनुरेखनता। इसका मतलब होता है ट्रेसेबिलिटी, कि हम इसे ट्रेस कर पाए। तो ट्रेस कैसे करते हैं? ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, प्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है या अप्रत्यक्ष रूप से लगी हुई लागत। ठीक है जी।
फिर चलते हैं भाई हम इससे नेक्स्ट पे, कार्य क्रियाएं, फंक्शन या एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, कार्य या क्रियाओं के बेसिस पर वर्गीकरण। तो ये क्या हो सकते हैं सर? देखो यहां होता है प्रोडक्शन, हमारी फैक्ट्री, इसकी अपनी लागत है, ठीक है जी। प्रोडक्शन के बाद क्या होता है? प्रोडक्शन के बाद आएगी सर इस प्रोडक्शन को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की गई कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की लागत, ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद इसको बेचना, बिक्री लागत, और एक आ गया सर डिस्ट्रीब्यूशन, बेचेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होगी, इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण लागत, और इन सब के साथ साथ एक चीज और होती है, वो क्या होती है सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध एवं विकास, कि प्रोडक्ट में क्या क्या बदलाव की जरूरत है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे जब हम कॉस्ट को बांट देते हैं तो वो कहलाती है, बताइए, कॉस्ट का वर्गीकरण उसके कार्यों के बेसिस पे, ठीक है, या उसकी क्रियाओं के बेसिस पे। फिर चलते हैं सर बिहेवियर के बेसिस पे। कॉस्ट का अपना व्यवहार होता है, कहते हैं ना बिहेव, व्यवहार, बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट फिक्स हो सकती है। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है सर? ये स्थायी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड। इन लागतों का आपके उत्पादन की यूनिटों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है आप प्रोडक्शन एक यूनिट का कीजिए या एक से ज़्यादा यूनिटों का कीजिए, यह कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहेगी। दूसरी तरफ है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अगर आप उत्पादन करते हो तो प्रति इकाई वह बढ़ेगी, और अगर आप उत्पादन नहीं करते तो प्रति इकाई वह घटेगी। जैसे इसमें लगी हुई प्लास्टिक है, प्लास्टिक अगर हम पेन बनाएंगे तभी तो प्लास्टिक की लागत आएगी, पेन ही नहीं बनाया हमने तो ये तो प्लास्टिक की कॉस्ट में बनी ही नहीं, बचा हुआ है ना ये प्लास्टिक। तो अब देखो वही पेन के एग्जांपल के साथ अगर फिक्स कॉस्ट को देखें, जिस फैक्ट्री में पेन बनते हैं ना उस फैक्ट्री का किराया, रेंट तो फिक्स है, आप पेन बनाओ या ना बनाओ किराया तो देना पड़ेगा, इसे कहते हैं स्थिर कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल अर्ध परिवर्तनशील कॉस्ट, ये है ना वो लागतें होती हैं जो फिक्स्ड हैं प्लस वेरिएबल है, जो दोनों है, फिक्स भी है वेरिएबल भी नहीं है। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये बढ़ेंगी, प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे तो ये घटेंगी, पर बढ़ना और घटना का जो अनुपात है ना वो अलग अलग होगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या था? 10 यूनिटें बनाई, 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 40 रुपए वेरिएबल कॉस्ट बन गई। प्लास्टिक की क्या लगी? एक पेन पे 4 रुपए प्लास्टिक लगता है, 10 पेनों पे कितना लगा? 40 का। 20 पेनों पे कितना लगा? 80 रुपए का। पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, अगर 10 यूनिट पे 4 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लग रही है तो 20 यूनिटों पे 80 की नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये अनुपात कम या ज्यादा होता रहेगा, ठीक है, ज्यादा ही होगा हमेशा, कम नहीं होता। आ जाओ, प्रबंधकीय निर्णय के आधार पर वर्गीकरण।
मैनेजमेंट के डिसीजन के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं सर, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट को क्या करना है सर, डिसीजन लेना है। तो उस समय पे कॉस्ट को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सीमांत कॉस्ट, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बड़े अच्छे तरीके से देखी थी कि अगर हम उत्पादन की एक इकाई से उत्पादन को बढ़ाएं, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करें, तो टोटल कॉस्ट में क्या फर्क आएगा, इस चीज को देखना कहते हैं सीमांत कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट देखो, उत्पादन को एक इकाई 1 यूनिट से बढ़ाने पर टोटल कॉस्ट में हुए परिवर्तन को मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। अब आ जाओ भाई डिफरेंशियल कॉस्ट की तरफ। 2 नंबर पे क्या है सर, भेदात्मक लागत। 4 नंबर का ऐसा आता है कि लिखो, ये लिखो, ये और ये 2 लिख दो। भेदात्मक लागत, डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल का मतलब ही क्या होता है सर, 2 चीजों में अंतर स्पष्ट करना। भेदात्मक, 2 विकल्पों की लागतों के अंतर को भेदात्मक लागत कहा जाता है। 2 विकल्प क्या हो सकते हैं, 2 विकल्प हो सकते हैं, हम अपने बिजनेस की टेक्निक बदलें, मेथड्स बदलें या एक्टिविटी बदलें, ठीक है। और जो लागतों में परिवर्तन आएगा ना, वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो हमारी लागतें बढ़ गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं, या घट गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं। अब लागत अगर बढ़ी है तो भाई उसे कहते हैं वृद्धिशील लागत, और घटी है तो उसे कहते हैं कमीशील लागत। मैंने यहाँ पे एक लिख रखा आपके लिए एक एग्जाम्पल, पढ़ें से। मशीन खराब हो गई, ठीक कराने के लिए काफ़ी बड़ा खर्चा लग रहा है। अब मैनेजमेंट ये देखती है कि अगर हम नई मशीन लेके आए तो कितना खर्चा लगेगा, और पुरानी मशीन अगर हम रिपेयर करवाएं तो कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। इन दोनों के खर्चों के अंतर को क्या कहते हैं सर, भेदात्मक लागत कहते हैं। अब चलते हैं भाई अवसर लागत की तरफ। अवसर लागत सर ये क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं इसे जूम करूं क्या, ठीक है जूम कर देंगे भाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सर, इस समय मैं आपको ये क्लासेस दे रहा हूं, अगर मैं ये क्लासेस ना दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जॉब ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है, या अपने प्रैक्टिस में काम कर सकता हूं, अपने ऑफिस में काम कर सकता हूं, या जॉब ज्वाइन कर सकता हूं। अब देखो, मैं आपके लिए क्लासें रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस मोमेंट पे मैं कोई और काम नहीं कर सकता। उस काम से होने वाली इनकम मेरे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वही यहां पढ़ेंगे। अब अवसर लागत का अभिप्राय उन संभावित लाभों से है जिनका त्याग कर दिया गया है किसी एक विकल्प को स्वीकार और बाकी विकल्पों को अस्वीकार करके। देखो, कंपनी ने क्या किया, ये कह दिया कि प्रोडक्ट ए बनाएंगे, प्रोडक्ट ए क्या करेंगे, बनाएंगे। अब प्रोडक्ट ए बनेगा तो प्रोडक्ट बी नहीं बनेगा, साफ सी बात है, क्योंकि एक समय में एक ही काम हो सकता है। अब प्रोडक्ट बी बनाते तो कितने रुपए कमाते, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि भाई अवसर की लागत, ठीक है जी। जब इसका जरूरत क्या पड़ती है सर इस लागत की, जब ए से हमें प्रॉफिट होगा ना, हम ये देखेंगे ए से प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपए का, और प्रोडक्ट अगर बी बनाते तो प्रॉफिट कितना होता, 30,000 का। तो हम ये सोचेंगे ना कि ए को तो भाई बंद कर दो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही ज्यादा है, क्यों, ठीक है जी। एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि अगर हम बिजनेस में रुपयों को लगाने की बजाय बैंक में जमा करवा दें, तो बैंक से जो रुपए आएंगे ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब चलते हैं सर, एक देखते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन लागत। किसी भी उत्पाद को
किसी भी सामग्री को, किसी भी लागत को प्रतिस्थापित करने के लिए जो लागत हमें देनी पड़ती है। देखो, यदि किसी संपत्ति या वस्तु को बाजार से खरीद कर बदलवाया जाए, मार्केट से खरीद के आज बदलवाया जाए, तो जो मार्केट में उपलब्ध है जिस लागत पर, उसे क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसे हम दोबारा देख सकते हैं भाई। अब चलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की तरफ। प्रतिस्थापन लागत। प्रतिस्थापन लागत कौन सी होती है? रिप्लेस कहते हैं ना, रिप्लेस करवा देंगे इसे, उसी को उसकी कॉस्ट को कहते हैं प्रतिस्थापन लागत। यदि किसी संपत्ति या वस्तु को बाजार से खरीद कर बदलवाया जाए और जिस लागत पे वह मार्केट में उपलब्ध है, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन कॉस्ट। आज के टाइम में मान लो हम बदलते हैं एक मशीन को, तो मार्केट में इस मशीन, नई मशीन की जो वैल्यू है उसी को कहेंगे प्रतिस्थापन कॉस्ट। अब चलो नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ। ये है प्रासंगिक लागत। प्रासंगिक लागत किसे कहते हैं? रिलेवेंट कॉस्ट। कहते हैं ना, ये तो रिलेवेंट काम है, ये इरिलेवेंट है। इरिलेवेंट क्या होता है? नाम मात्र। तो रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो कोई भी निर्णय लेने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। ठीक है, ये वे लागत होती हैं जो निर्णय लेते समय प्रभाव डालती हो हमारे निर्णय पर। या दूसरे तरीके से देखते हैं, जिन लागतों के होने या न होने से निर्णय प्रभावित होता हो उन्हें कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। और कुछ कॉस्टें होती हैं इरिलेवेंट, गैर प्रासंगिक, जिनकी कोई जरूरत नहीं। अब बिजनेस करने जा रहे हैं हम, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट लगेगी मशीनों में, इसे कहेंगे रिलेवेंट कॉस्ट। पर साथ में मान लो मशीन जब बनेगी तो उस टाइम पे कुछ खर्चे होंगे 1000-1500 रुपए के। तो ये जो 1000-1500 रुपए के खर्चे हैं ना, ये इरिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, पर मशीन लगवा रहे हैं 1 लाख की, 1 लाख पे 1000 रुपए का खर्चा तो कोई मैटर नहीं करता ना जी। इसे कहेंगे इरिलेवेंट कॉस्ट। और जो मशीन की कॉस्ट है, प्रभाव डालती है जो, उसे कहेंगे प्रासंगिक लागत। अब चलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है सर? देखो, अगर हम अपनी खुद की कोई भी संपत्ति को व्यवसाय में लगाते हैं, मान लो बिल्डिंग है, अपनी खुद की है, हमें उसका किराया नहीं देना पड़ रहा, पर उस किराए को हम लागत में जोड़ेंगे तो तभी तो हमें सही लागत का पता चलेगा। क्यों? तो इस जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं आरोपित लागत, इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ। इसका दूसरा नाम परिकल्पित लागत भी है, जिसका भुगतान नहीं किया जाता। यह निर्णय लेने में उपयोगी होती है, क्योंकि देखो, मालिक की खुद की बिल्डिंग है, उसने लगा रखी है उसमें फैक्ट्री, तो इसकी पेमेंट तो किसी को होगी नहीं। यह अवसर लागत के समान होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी देख के आए हैं ना, अपनी खुद की फैक्ट्री है, अपने बिजनेस में हमने उसको प्रयोग में ले रखा है। अगर उसे अपने बिजनेस में प्रयोग में ना लें तो क्या कर सकते हैं? किराए पे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो किराया है ये होगा हमारा अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, पर जो संपत्ति लगी हुई है इसका किराया हम मान के चलेंगे कि हमने भुगतान किया, मान के चलते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं इसको भी। जैसे कारखाना भवन का मालिक अपनी निर्मित वस्तुओं की लागत में कारखाने भवन का किराया जोड़ता है, जोड़ना ही चाहिए, तभी तो लागत का पता चलेगा। फिर चलते हैं भाई संक कॉस्ट की तरफ। संक कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? संक कॉस्ट होती है सर
जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। संक कॉस्ट होती हैं डूबी कॉस्ट लागतें। ये ऐसी कॉस्ट होती हैं जो हो चुकी हैं। हो चुकी हैं का क्या मतलब है सर? देखो, हमने सोचा कि प्रोडक्ट ए को बनाए, ठीक है। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हमने कुछ क्या की, कैलकुलेशन की, और कंसल्टेंसी ली, खर्चे किए ये देखने के लिए कि ए को बनाया जाए या ना न बनाया जाए, ठीक है जी। अब ये खर्चे हो चुके हैं, तो ये जो खर्चे हो चुके हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं संक कॉस्ट। ये कॉस्ट रिलेवेंट नहीं होती क्योंकि ये तो हो गए हैं खर्चे। आप किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन ना करो, किसी उत्पाद का निर्माण करो या निर्माण ना करो, ये खर्चे तो हो चुके हैं, इन्हें कहते हैं संक कॉस्ट। एक होती है सर नॉर्मल कॉस्ट, जो नियमित तौर पर लगती है, यूजुअल कॉस्ट हमेशा लगती है। पेन बनाएंगे प्लास्टिक लगेगी, पेन बनाएंगे तो प्लास्टिक लगेगी सर, पेन लगेगा, निब लगेगा। एक होती है एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट होती है अनियमित कॉस्ट, अनयूजुअल, असंभावित। यानी कि फैक्ट्री में आग लग गई, एबनॉर्मल कॉस्ट। कोई एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री के अंदर, वो सब एबनॉर्मल कॉस्ट होती हैं। और आपको पता है एबनॉर्मल कॉस्ट को कॉस्ट के अंदर हम नहीं लेते। अब आ गया सर अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट यानी कि परिहार्य कॉस्ट। परिहार्य कॉस्ट या इंग्लिश में कहीं अवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जिन्हें हम एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ, एफिशिएंट मैनेजमेंट के साथ, यानी कि कुशल प्रबंध करके जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब एक होती है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं भाई जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होकर ही रहेंगी। जैसे कि सर क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, बाढ़ आ रही है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी, इनको आप तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं भाई हम आगे, उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर क्लासिफिकेशन। प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पर हम क्या करेंगे सर, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है जी। आ जाओ। बैच कॉस्टिंग पढ़ा था तो आपने, जब क्या करते हैं समूह में एक जैसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग, जब हम प्रोसेस के थ्रू कॉस्ट किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे दिक्कत पता क्या आती है, दिमाग कहता है इंग्लिश में, फिर ट्रांसलेट करना होता है हिंदी में, तो बीच में दिक्कत हो जाती है कई बार है ना। पर धीरे धीरे ये कमियां दूर हो जाएंगी क्योंकि अब तक तो इंग्लिश में पढ़ रहे थे। अब आओ, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, जहां एक से ज्यादा प्रोसेस बिजनेस में फॉलो करनी होती है वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है, ठीक है जी। फिर आ गया ऑपरेटिंग, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, ऑपरेशन आया है यहाँ पे। इन दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, पर परिचालन लागत और परिचालन लागत, ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग होती है किसी भी व्यवसाय के एक ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, एक एक्टिविटी से रिलेटेड। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सर्विसेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। आ जाओ। ऑपरेशन कॉस्टिंग किसी बिजनेस की एक्टिविटीज, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है जहां पे सर्विसेज दे रहे हो। इसका एग्जांपल क्या होता है सर, इसका एग्जांपल रेलवे, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, एयरलाइन भी
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है सर? ठेका लागत। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी हमने पढ़ा था, जहां पे किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हम काफी सारी चीजें करते हैं, काफी सारी। मान लिया अगर कॉन्ट्रैक्ट घर बनाने का लिया है तो हम मटेरियल भी खरीदेंगे, बस डिजाइन सामने वाले का होगा, वो भी बनवाएंगे, हम बनवाएंगे सामने वाले के हिसाब से। मटेरियल खरीदेंगे, लेबर्स को की कॉस्ट हम लगाएंगे, एक्सपेंसेस की कॉस्ट हम लगाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल एक्सपेंस वो भी हम लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी हम संभालेंगे, फाइनल आउटपुट सामने वाले को दे देंगे। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट क्या होती है सर? जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उन सब की, और वो सब इकट्ठे बनते हैं तो उन्हें जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। अब आ जाओ समय अवधि के आधार पर। सर काफ़ी सारी होगी ना ये तो, देखो ये तो जितनी है वो तो करनी पड़ेगी। समय अवधि के आधार पर हिस्टोरिक कॉस्ट हो सकती है जी, जो हो चुकी है भूतकाल में। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हो सकती हैं, जो हमने पहले ही निर्धारित कर रखी हो हमारे अनुमानों के हिसाब से कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चे इतने आएंगे। ये पूर्व निर्धारित है जी। फिर हो सकती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई है उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और फिर कारण ढूंढते हैं कि किस कारण से उसमें फर्क आया है। ठीक है। फिर आ गया सर एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित लागत। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है कि अगर हम इस काम को करें तो हमारी लागत कितनी आएगी, ये अनुमान लगाना ही अनुमानित लागत कहलाता है। अब अनुमानित लागत के ना काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट है, चिंता मत करना, ये ऐसा नहीं आता कि आप को समझ में नहीं आएंगे, आप लिख भी दोगे समझ में भी आएंगे, चिंता मत करो। देखो नियंत्रण लागत, इसके अंदर ही तो इसका आंसर है। जिनको हम नियंत्रित कर सकें कुशल प्रबंधन के द्वारा, उसे कहते हैं नियंत्रित। अनियंत्रित अनकंट्रोलेबल, जिन्हें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते क्योंकि बिजनेस के बाहर के कुछ कारक उन पर प्रभाव डालते हो, एक्सटर्नल फैक्टर इंपैक्ट डालते हो। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं सर? गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक्ट ऑफ गॉड, भूकंप आ गया सर, बाढ़ आ गई, काफी सारी चीजें हो गई। शट डाउन कॉस्ट, काम बंद करना लागत। देखो भाई कोरोना आ गया था ना, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हुए क्योंकि प्रोडक्शन तो बंद करना था। अब है ना यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट को ये कैलकुलेट करना था कि बिजनेस को पूरे तरीके से बंद करें या चलाते रहें। देखो अगर बिजनेस को बंद कर देते तो एक साल बाद दोबारा स्टार्ट करना पड़ता पूरा बिजनेस, और जब दोबारा स्टार्ट करना पड़ता तो बहुत सारी कॉस्ट लगती, और अगर बिजनेस चलता रहता तो एक अलग लेवल की कॉस्ट लगती। अब इन दोनों को देखकर जो कॉस्ट ज़्यादा लगती हम वो काम नहीं करते। ठीक है, काम कौन सा करते जहाँ पे कॉस्ट कम लगती। अगर शट डाउन करने की ज़रूरत पड़ती तो हम शट डाउन कर देते। जेब से बाहर की लागत, ये कौन सी लागत होती है सर? जेब से बाहर की लागत होती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कॉस्ट, जिनका हमें भुगतान करना पड़ता है बाहर वालों को, वो सारी। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, विवेकाधीन कॉस्ट। विवेकाधीन कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट वो लागतें होती हैं जो एक प्रबंधक निर्धारित करता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन की लागत, या शोध की लागत,
शोध क्या होता है सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट। ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती है, हमेशा इनडायरेक्ट ही कॉस्ट होती है। ठीक है, कि ये अनुमान लगाना। विवेक क्या होता है सर? सूझबूझ के साथ बुद्धि का प्रयोग करना। पूर्व निर्धारित उत्पादन, पूर्व निर्धारित नहीं, पूर्व उत्पादन लागत। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है सर? प्रोडक्शन शुरू करने से पहले जो भी कॉस्ट आती है वो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। कन्वर्जन कॉस्ट, रूपांतरण कॉस्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए जो भी कॉस्ट की जाती है उन्हें रूपांतरण लागत कहते हैं। पॉलिसी कॉस्ट, पॉलिसी को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है भाई उसे पॉलिसी कॉस्ट कहते हैं। और आइडल फैसिलिटी कॉस्ट, सुस्त सुविधा लागत। हमारे डिपार्टमेंट मशीनों या लेबर के द्वारा की गई असाधारण लागतें। सुस्त सुविधा लागत, आइडल फैसिलिटी कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट होती है हमेशा ये। क्या होती है सर? ये एबनॉर्मल कॉस्ट। चलो भाई अब चलते हैं। चैप्टर खत्म हो गया हमारे यहाँ पे सर, बोर कर दिए। क्या बताएं, देखो प्रैक्टिकल तो इसमें कुछ है ही नहीं ना कि समझाने वाला है, और कुछ एज सच इतनी बड़ी चीजें हैं नहीं इसके अंदर। आपको करना है, हमें पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। देखो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है एक, और एक होती है पीरियड कॉस्ट। आवधिक लागत और उत्पाद लागत। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या सर? उस प्रोडक्ट के को बनाने के लिए जो भी खर्चे लगे उन्हें कहेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट वो होती हैं जो एक समय अवधि की लागत होती है, समय अवधि के कारण और समय अवधि की लागत होती है। मान लो किराया, प्रोडक्ट तो आप कॉस्ट तो आप अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, पर किराया तो आपका लगेगा ना, तो इस किराए को आवधिक लागत कहते हैं। ऐसे हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टरों की रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से 2.5 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी सर? 3 घंटे की होगी टोटल। ये कॉस्ट है टोटल 3 आवर्स। इन 3 घंटों में आपके 23 नंबर कवर हो रहे हैं। इन 3 घंटों में आपके 23 नंबर कवर हो रहे हैं। और कोशिश करना इस क्लास को 1 से ज़्यादा बार देखो और ये 23 नंबर पक्के करो। पहले हमें क्या करना है सर? 80 में से मार्क्स पक्के करते हुए चलना है, ठीक है ना? और मार्क्स लेके आना भाई, नंबर भी आएंगे आपके। पढ़ना नहीं के तरीके को हमें बदलना होगा, हमारे नंबर भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी, ठीक है? अब एक ओवरऑल देख लेते हैं हम क्या। अच्छा, ओवरऑल देख लेते हैं हमने क्या कुछ कर लिया। जूम लेवल कम कर दें, अब कर दो सर। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया ना? कोस्ट के एलिमेंट 3, कोस्ट की कॉन्सेप्ट हमने देख ली जी। फिर क्लासिफिकेशन पे आ गए। कोस्ट के एलिमेंट देख ली सर, कोस्ट की हमने कॉन्सेप्ट देख ली, और फिर हम पहुंच गए कहां पर? क्लासिफिकेशन पर, ठीक है जी। और क्लासिफिकेशन के देखो, अब इसको आप देख सकते हो। नेचर हमने देखी थी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर के रिलेशन में हमने देखी थी सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
क्रियाओं के आधार पर फंक्शन के बेसिस पे हमने देखी थी सर प्रोडक्शन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सेलिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। और सर बिहेवियर के आधार पर देखी थी फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। ठीक है जी। मैनेजमेंट के डिसीजन के बेसिस पे हमने देखी थी वो कौन सी थी? देखो सबसे पहली थी भाई मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, ये सारी थी ना जी। फिर आगे बात उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर। उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर कौन कौन सी थी? ये थी बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्टिंग। ठीक है। समय अवधि के आधार पर थी भाई, समय अवधि के आधार पर कौन कौन सी? हिस्टोरिक कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हिस्टोरिक आ गया सर, स्टैंडर्ड आ गया, फिर बताओ बताओ बताओ। एस्टिमेशन कॉस्टिंग, और इससे पहले एक और था, मैं वो देख लूं। एक था प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग, ये 4 ही कॉस्ट थी। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के फिर काफी सारे पार्ट थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर ही लोगे। तो ऐसे करके हमारा चैप्टर नंबर खत्म होता है सेकंड। चैप्टर सेकंड सर खत्म होता है ऐसे हमारा जी। इतना जूम कर रखा था क्या? चैप्टर सेकंड खत्म। यहाँ मैं क्लास को बंद करता हूँ, इसके बाद मिलता हूँ आपसे आगे वाले चैप्टरों में। बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई मुश्किल नहीं है, इसको आप 2-3 बार देखो। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो गए होंगे, अगर आपने क्लास ले ली है तो आपको ये मिल गए होंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।